आने वाले समय में अभी फिलहाल तो दिखती नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी चुनौतियां होंगी, लेकिन आपने जितने भी प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया है, सभी के सामने कभी न कभी बड़ी चुनौतियां थी और वो उससे दो चार भी हुए, उससे बाहर भी निकले। उसका माध्यम जो भी रहा हो, उसको जानने के लिए आपको किताब पढ़नी होगी। तो अगर हम कैटेगरी वाइज पूछें तो आप सबसे बड़ी चुनौती मान लीजिए इंदिरा जी के सामने क्या थी? क्या बांग्लादेश, क्या आपातकाल, लोगों का विद्रोह, मतलब मान लीजिए, चलिए ऐसे मैं पूछना शुरू करता हूँ। फूड में आत्मनिर्भर होना। इंदिरा गांधी जब अमेरिका गई टेक ओवर के बाद, तो जैसे कहते हैं ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कम्स विद अ बेगिंग बोल। तो PL480 जो व्हीट आता था, तो उस उन्होंने ठान लिया जो ग्रीन, फिर ये फूड का जो उन्होंने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। तो वो एक बड़ी चुनौती थी उस समय। बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, वो सब चीज़ें थी। और उस टाइम 7th फ्लीट आ गई थी हमारे। हाँ, सातवां बेड़ा मार बिल्कुल। जी। तो सर्टेनली सामना किया, पर फिर इमरजेंसी की तरफ चली गई और डेमोक्रेसी से अलग हो जाना। और जब वो वापस पावर में आई और संजय की डेथ हुई, तो फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब प्रॉब्लम्स का से जूझना, फिर ड्रिफ्ट होता गया। उसको वो ठीक से संभाल नहीं पाए 1980 से 84 जब उनका असैसिनेशन हुआ। क्या संजय गांधी का न होना भी इसकी एक वजह हो सकता है? एक इतना माँ के लिए इतना धक्का था। लोग उस समय, मुझे याद है, चर्चा थी कि क्या इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स छोड़ देंगी, हाँ, ये चर्चा होती थी जी। लेकिन वो छोड़ा नहीं। और पंजाब ड्रिफ्ट होता चला गया बिल्कुल। और इतना ज़्यादा हो गया कि फिर आर्मी को अंदर जाना पड़े वहाँ, और सेपरेट पंजाब का स्टेट, खालिस्तान का बनना, ये सब चीज़ें बहुत बड़े चैलेंजेस थे। अ, फिर उसके बाद राजीव गांधी शाहबानू का था, लेकिन उस मायने में 414 सीट्स का तो एकदम आप कंफर्टेबल हैं, उसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया। पर उस तरह से चुनौती नहीं थी जैसे कि इंदिरा जी के टाइम थी। मैं कहती हूँ विश्वनाथ प्रताप सिंह के सामने चुनौती अलग थी। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक नेशनल विकल्प खड़ा कर दिया 2 साल में। कांग्रेस से निकल के राइट, लेफ्ट, सेंटर के फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया और कांग्रेस को पावर से बाहर किया। उसके बाद कांग्रेस मेजॉरिटी कभी नहीं पा पाई है। नरसिम्हा राव के टाइम 5 साल सरकार चली, लेकिन माइनॉरिटी के रूप में सरकार आई थी। पार्टियां तोड़ के उन्होंने मेजॉरिटी बनाई और चलाई सरकार। लेकिन नेहरू गांधी फैमिली विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद कभी भी पावर में नहीं आई है। सोनिया गांधी का रोल रहा मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टरशिप में, लेकिन अपने से नहीं आई है। और कहीं ना कहीं जो शुरू से विश्वनाथ प्रताप सिंह को जूझना पड़ा, अंदर से चैलेंज था चंद्रशेखर देवीलाल उनका, जी। बाहर से चैलेंज था राजीव गांधी जो डे वन से चाह रहे थे इनको हटाएंगे। भाजपा खड़ी हुई थी कि उनको लगता था, VP सिंह कहते थे, बहुत सफाई से कहते थे कि मैंने अपनी सरकार को 2 साल दिए थे, उसके बाद मुझे भाजपा गिराएगी, अच्छा। क्योंकि हम कंटेंडर्स हैं उसी पोस्ट के लिए। तो लेकिन वो पूरा फास्ट फॉरवर्ड हो गया 11 महीने में उनकी सरकार की। तो सारा टाइम उनको इंटरनल मैनेजमेंट जो करना पड़ा, और मंडल भी उसी के दौरान आया, किस तरह से अपनी सरकार को बचाया जाए। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो अलग कहानी है। फॉर ऑल टाइम टू कम हिंदुस्तान को बदल दिया, हिंदुस्तान की राजनीति को बदल दिया। नरसिम्हा राव के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस थे। जब उन्होंने टेक ओवर किया तो मंदिर मंडल से जो पैशंस थे देश में, स्टूडेंट्स ने इमोलेट किया हुआ था, अपर कास्ट की लड़ाई OBCs के साथ, पंजाब अपनी जगह सुलग रहा था, कश्मीर अपनी जगह सुलग रहा था। फिर आते ही उनको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस का जो सामना करना पड़ा। और बिफोर टेक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, आवर्स बिफोर, उन्होंने निर्णय लिया कि हम जाएंगे, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी, वो जो सारे कदम लिए नरसिम्हा राव ने और स्टेबलाइज किया इकोनॉमी को। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर सोवियत यूनियन का बिखर जाना, यूनिपोलर वर्ल्ड से जूझना,
फिर उन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ हाथ बढ़ाया, लुक ईस्ट पॉलिसी दी। नरसिम्हा राव ने बहुत मतलब उस दिन जब इस किताब का लॉन्च हुआ ना, जी। तो कुछ पैनलिस्ट से पूछा गया कि आप किसको सबसे बेहतर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मानते मानते हैं, हैं जी। तो शरद पवार ने कहा पीवी नरसिम्हा राव अच्छा। कि वो इनको सबसे बेहतर मानते हैं। लेकिन एक जो चीज़ जिसने सारा वो गड़बड़ किया नरसिम्हा राव के लिए, वो था बाबरी मस्जिद का ढहना, और वो चीज़ उन्होंने अलाउ की। ये नहीं कि कई लोग कहते हैं ना कल्यूड किया, भाजपा से मिलके किया, वो नहीं मैं मानती हूँ, उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, पर इनको आभास था कि हो सकता है, और वो कदम उन्होंने नहीं लिए। और कहा कुछ जर्नलिस्ट पत्रकारों से, ये कहा जो कि किताब में है कि उसमें निखिल चक्रवर्ती जिनको वो बहुत मानते थे, उनके मित्र भी थे, पत्रकार थे, मेन स्ट्रीम के एडिटर थे, और कहा, उन्होंने कहा दादा हमने सुना कि आप पूजा कर रहे थे जब मस्जिद गिरी, तो उन्होंने बोला कि मैं राजनीति में हूँ, और मुझे मालूम था, मैंने होने दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, मंदिर की राजनीति। तो उनको लगा कि ये फेस्टरिंग सोर है, ये हट जाएगा तो शांति हो जाएगी, और असली में वो अपने आप मंदिर वहाँ बनाना चाहते थे। अच्छा। बाद में उन्होंने ट्रस्ट का भी गठन किया और रजिस्टर भी हुआ। सबसे जो अहम हिंदू संस्थाएं थी सब उस ट्रस्ट में थी। लेकिन 95 में उन्होंने कहा जब पावर में वापस आएंगे तो ये करेंगे। तब तक मंदिर का इशू शांत हो गया था, पर बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का मसला था, इशू था, वो शांत नहीं हुआ था। बीजेपी है टेस्टेड ब्लड के यहाँ बन सकता है, अगर हम गिरा सकते हैं, और आज तक किसी को पनिश नहीं किया गया है उसके लिए। तो मंदिर एक बाद में बहुत बड़ा इशू बना, पर उन्होंने इसको ठंडा कर दिया था। लेकिन जो असली डैमेज हुआ ना, वो जो मुस्लिम साइके को ठेस पहुंची कि भारत का संविधान और भारत की स्टेट हमारे राइट्स को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, वो डैमेज ज़बरदस्त हुआ है। आज भी माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत अपने को इनसिक्योर महसूस करती है, और कहीं ना कहीं भाजपा की पॉलिटिक्स तो रही है, अपीजमेंट की बात, तुष्टीकरण की बात, 3 मुद्दों में से एक मुद्दा है जो प्रधानमंत्री ने इस हफ्ते अभी बात भी की बोली है, जी। परिवारवाद, करप्शन और ये तुष्टीकरण। पर कहीं ना कहीं आप 20,000 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप ऑलमोस्ट 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको कैसे सिक्योर महसूस कराया जाए, ये नरेंद्र मोदी को आज अगर जैसे वो 3rd टर्म के लिए बिड कर रहे हैं, ये सीरियसली सोचना पड़ेगा।